नमस्ते दोस्तों, कहानी रेडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित लेखिका डॉक्टर सीमा स्वधा की कहानी, जिसका शीर्षक है अंधेरी सुरंग से गुजरकर। सीमा जी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में रहती हैं और लेखन एवं अध्यापन से जुड़ी हुई हैं। सीमा जी की लिखी हुई कहानियाँ, कविताएं और रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और सम्मानित की जा चुकी हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। चेतना के तार ढीले पड़ रहे हैं। गहरी अंधेरी सुरंग में वो बेतहाशा दौड़ी जा रही है। पीछे घर द्वार, सारा संसार छूटा जा रहा है। अंधेरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। फिर अचानक रोशनी का तेज पुंज आंखों के आगे प्रकट हुआ। सामने दिव्य आसन पर साक्षात भगवान विराज रहे हैं, चक्र गदा हाथ लिए, जिस रूप में उनको पूजती आई है अब तक। उसने झुर्रियों भरे हाथ जोड़ दिए, पलकें मूंदी जा रही थी। तो मेरा अंतिम समय आ गया है। पता नहीं रामेश्वर तक खबर पहुंची भी या नहीं, उसने सोचा। पिछले 8 दिनों से तेज बुखार और दर्द के कारण बिस्तर से लगी हुई है वह। थोड़े प्रयास के बाद आंखें खुलने पर उसने पाया उसके इर्द गिर्द 10-20 लोग जमा हैं। टूटी चौकी पर एक तरफ पानी भरा लोटा रखा है, जिसमें से चम्मच से थोड़ा पानी निकालकर मालती उसके मुंह में डालती जा रही है। चेतना भी कभी पूरी तरह मन मस्तिष्क को सजग रखती और दूसरे पल सब कुछ आंखों से ओझल भी हो जाता। मौसी के मुंह में जल्दी गंगा जल और तुलसी पत्र डालो अम्मा, शायद गति मिल गई अब। उसके ठंडे हाथ पांव को सहलाता शंभू रूंधे कंठ से बोल रहा था। वह कहना चाह रही थी, मैं मरी नहीं हूं नालायक, जिंदा हूं अभी। क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही रो रहे हो? सब कुछ महसूस करके भी वो कुछ भी कहने में असमर्थ थी। आंखें फिर मूंदी जा रही थी, मन फिर चेतना शून्य। अंधेरी सुरंग की दौड़ फिर शुरू हो चुकी थी कि उस ओर पर शाहजी दिख गए। तो आप यहां छुपे बैठे हैं मुझे छोड़कर? वह चीख कर फरियाद करना चाहती है, पर आवाज जैसे गले में अटक सी गई। गौ गौ की हल्की आवाज हुई कि आसपास हलचल मच गई। अरे बड़की माँ जी जिंदा हैं अभी। ए मीना, गीता पाठ करो अम्मा जी के सिराने। नाक सुड़कती, रोने की सायास कोशिश करती वह मनोज की बहू थी, उसके भतीजे की पत्नी। उम्र के इस पड़ाव पर रिश्तों की स्वार्थपरता देखते परखते वो सर्वथा उदासीन हो चली थी। मेरे जीते जी कभी 2 घड़ी पास बैठने की फुर्सत नहीं निकाल पाई, और आज ये कैसा ढोंग, वो मन ही मन सोच रही थी। अधखुली आंखों से उसने चारों ओर का जायजा लिया। सभी अजीब से रुआंसे चेहरे लिए उसके आसपास खड़े थे। उसके भतीजे मनोज के हाथों में कुछ कागज थे। जबरन ओढ़ी हुई चुप्पी कभी कभी फुसफुसाहट में बदल जाती। रामेश्वर कहीं नहीं दिख रहा है, लगता है नहीं आया अब तक। पता नहीं देख पाऊंगी भी उसे या नहीं। आंखें फिर मूंदने लगी, पर मन की सक्रियता अब भी बरकरार थी। लगता है रामेश्वर अंतिम समय भी मां के दर्शन नहीं कर पाएगा। अपने सुख, स्वार्थ और आराम के आगे लोग मां तक को भूलते जा रहे हैं। क्या जमाना आ गया है। पड़ोसी रामलाल जी व्याकुल थे। कौन जाने रामेश्वर को खबर ही नहीं मिली हो। जगन्नाथ प्रसाद ने आशंका जताई। क्या बात कर रहे हैं मौसा जी? मैंने खुद काठमांडू बात की थी 4 दिन पहले। पूरे 100 रुपए का फोन बिल अब भी मेरी पॉकेट में है। मौसी की दशा स्पष्ट बताई थी। शंभू ने मनोज के हाथों में थामे कागज को घूरते हुए अपनी बात खत्म की। उसे हंसी आई। पता नहीं अब वह हंस भी सकती है या नहीं। उसने मन ही मन सोचा, क्या मरते हुए आदमी के प्रति दूसरों की भावनाएं सचमुच बदल जाती हैं? अब वो सचमुच शाहजी के पास जाना चाहती हैं ताकि फरियाद कर सकें बीते दिनों की। शाहजी खुद तो आसमान में सितारों के बीच निश्चिंत होकर बैठ गए। एक मुझे छोड़ दिया नन्ही जान के साथ। इस बेरहम दुनिया में अकेले मरो, खपो और अपने कर्तव्य का पालन करो।
बीते दिनों का संघर्ष और दुख आज भी जिंदा है उसके जहन में, पर कितनी विवश है वो कि अपने मन की व्यथा कह भी नहीं सकती। क्या मिला इतना करने के बाद भी? जिसके लिए सारी जिंदगी और जवानी खपा दी, वही 2 घड़ी के लिए मेरे पास नहीं आ सका। लगता है इस अधूरी इच्छा के साथ ही जाना होगा। अपनी चेतना को भरसक सहेजती वह कुछ पल और इंतज़ार करना चाहती हैं अपने बेटे रामेश्वर का। क्या ममता बस माँ के सीने में ही होती है? संतान कैसे उदासीन हो सकती है अपनी जननी से? अधखुली पलकों को मूंद वह निश्चेष्ट पड़ी हैं, बोल नहीं सकती, पर चेतना अब भी है। यकायक मनोज की बहू की नजर उसके कानों पर पड़ी और कहने लगी, बड़की अम्मा जी के कान में तो इतना बड़ा कर्णफूल है, कहते हैं मरते हुए आदमी के शरीर से गहना उतार लिया जाता है, वरना लक्ष्मी जी का अपमान होता है। हाँ। वह झपट कर अधिकार भाव से कर्णफूल का पेच खोलने लगी। पेच एकदम बैठ गया था। जाने कितने सालों से उनके कान में पड़ा था यह जेवर। बहुत कोशिश के बाद भी पेच खुल ही नहीं रहा था। उसके कान खिंच रहे थे। वह चाहकर भी मना नहीं कर सकी। रहने दो बहू, दर्द हो रहा है। शाहजी की अंतिम निशानी है यह मेरे पास। मरने के बाद तुम ही ले लेना। अपनी विवशता पर उसकी आंखों में आंसू भर आए। पता नहीं किसी ने देखा भी या नहीं। मीना, अलमारी पर कैंची रखी है, जरा लेकर आ तो। भतीजे की बहू ने बेटी के कानों में धीरे से कहा। कोई रिश्ता नहीं रखा आज तक। हारी बीमारी में भी अकेली तड़पती रही। मुझे मरता देख गिद्ध की भांति धन संपत्ति पर सब मंडराने आ गए हैं। काश रामेश्वर यहाँ होता। मरता हुआ आदमी सचमुच कितना विवश हो जाता है। मीना कैंची लेकर आ चुकी थी। शंभू ने रोका। रहने दो भौजी, अंतिम समय में 2 जून खाना एक दवाई तक देने की फुर्सत नहीं थी तुम्हें। अब ये क्या कर रही हो? मौसी को आराम से गति तो होने दो। आंखें तरेर कर मनोज की बहू ने शंभू को देखा, जैसे कह रही हो, रामेश्वर के नहीं रहने पर हमारा ही हक बनता है इन पर। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? चाहे जितनी हमदर्दी जता लो, संपत्ति के दावेदार रामेश्वर के बाद हम ही हैं। हाँ। कान पलटकर उसने दोनों पेच काट दिए। कर्णफूल उठाकर आंचल के कोने में बांधकर निश्चिंत हो गई वह। उसके कान के पिछले हिस्से में खरोंच भी आ गई थी, पर किसे दिखाए वह? उसके चेहरे की पीड़ा को भी ये लोग आती हुई मौत की पीड़ा ही समझ रहे हैं शायद। चाह कि कान का पिछला हिस्सा सहला दे, मगर हाथ पस्त हो चले थे। लगता है अब नहीं रही बड़की अम्मा, रुआंसी आवाज में बोलता हुआ मनोज उसके अंगूठे में जाने क्या चिपचिपा सा लगा रहा है। उसकी चेतना में यकायक आया, ओह, तो ये घर संपत्ति का कागज लेकर आया है मेरे अंगूठे के निशान के लिए। उसके अशक्त हाथों को दबाकर मनोज ने उससे अच्छी तरह कागज पर निशान ले लिया। बड़की अम्मा आखिर तक हमारे आसरे ही रही, फिर इसका हकदार और कौन हो सकता है? रामेश्वर तो काठमांडू में अपना घर परिवार बसा चुका है। वर्षों से कोई सुधि नहीं ली। अम्मा से कोई मतलब होता तो आज यहां नहीं होता वो। अपने कुकृत्य की सफाई में दमदार तर्क गढ़ा मनोज ने। एक बार उसकी पलकें थोड़ी खुली। आसपास बहुत लोग खड़े थे, पर किसी ने विरोध नहीं किया। उसे लगा उसके आसपास जाने कितने गेहूं फुफकार रहे हैं, मगर अब वह कुछ नहीं कर पाएगी। अब तो उसे अपनी सुध तक नहीं है। उसे याद आई वह घटना। दीपावली के दिन खुद दीवार की सफाई पुताई कर रही थी वह। रामेश्वर वहीं खाट पर बैठा खेल रहा था। बांस की सीढ़ियों पर चढ़ी वह अपने काम में मगन थी कि उसे लगा नीचे से कुछ आवाजें आ रही हैं। उसने झांक कर देखा, रामेश्वर की खाट के पास गेहूं बैठा हुआ है। झटके से वह सीढ़ियों से खाट पर कूदी और रामेश्वर को लेकर द्वार पर निकल आई। बच्चे को बाहर बिठाकर नथुआ की सहायता से तब सांप मारा था उसने। जिस रामेश्वर के लिए उसने औरत का रूप तज पुरुष का बाना धारण किया, क्या वो सचमुच उसे तज दिया है? मगर क्यों? उसे लगा जैसे बैल बिदक गए हों, टायर गाड़ी हिचकोले खा रही है।
देह की सुध नहीं, पर रामेश्वर कहाँ है? उसे कसकर पकड़ लूं तो बैलों को काबू में करूं। उसने मन ही मन टोह लिया, यहाँ तो रामेश्वर नहीं है। हाँ, ये पुरानी बात हुई। अतीत और वर्तमान के खोह में डगमग चेतना क्या उसे भ्रमित कर रही है? शाहजी के गुजरने के बाद खेतों की देखभाल, बुआई कटाई का जिम्मा उसी का तो रहा। देहात से बैलगाड़ी में भरकर अनाज खुद लाती थी वो। एक दिन बीच रास्ते में बैल ऐसे बिदके कि वो गिरते गिरते बची। हाँ, रामेश्वर को उसने तब भी नहीं छोड़ा। रात बहुत गुजर चुकी थी। रात के 3 बज चुके हैं। रक्सौल की ट्रेन तो 1 बजे पहुंच जाती है ना? जगन्नाथ प्रसाद पोपले मुंह से था था कर बोल रहे थे। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसने अधखुली आंखों से देखा। एक उन्हीं के चेहरे पर चिंता की छाया थी। जानती है वह, जगन्नाथ प्रसाद की हमदर्दी हमेशा उसके साथ थी। बाकी सब तो पीठ पीछे उसके मर्दाना रूप का परिहास ही करते थे। आशा की अंतिम डोर भी अब टूट रही थी। रामेश्वर नहीं आएगा अब। कब तक उस अंधेरी सुरंग से गुजरकर मैं फिर लौटती रहूं उसके इंतजार में? सुरंग के उस छोर पर शाहजी खड़े हैं। मुझे उनसे भी तो मिलना है, फरियाद जो करनी है। उसने पलकें मूंद ली। चेतना थोड़ी अब भी शेष थी। कहीं ऐसा ना हो रामेश्वर के इंतजार में मैं सुरंग में ही भटकती रह जाऊं और शाहजी भी लोप हो जाएं। पलकों को उसने यथाशक्ति दबाया। थमे हुए आंसुओं की बूंदें बह चली, जैसे इस अंतिम समय में बेटे से मिलने की अपनी अंतिम इच्छा को श्रद्धांजलि दे दी हो उसने। धीरे धीरे उसने शरीर को यूं ढीला छोड़ दिया, जैसे जी तोड़ मेहनत करने के बाद थककर निश्चिंत सोती रही थी कभी। 4 बज चुके थे। धीरे धीरे भोर का उजास फैल रहा था। अब वो दुनियादारी के बंधन से आज़ाद थी। सुरंग के उस पार खुले आसमान में विचरती हुई, एकदम हल्की रोशनी से एक आकार। तो ये थी आज की कहानी। बताइए आपको कैसी लगी।